हाँ जी, नमस्कार साथियों। मैं विजय वर्मा स्वागत करता हूँ आपका अपने YouTube चैनल प्रेम क्लासेज पे। साथियों, हम पढ़ने जा रहे हैं राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। राजस्थान का इतिहास। क्या पढ़ने जा रहे हैं? राजस्थान का इतिहास। देखो साथियों, जैसे कि भारत के इतिहास को हम तीन भागों में बांटते हैं, जैसे प्राचीन भारत का इतिहास, मध्यकालीन भारत का इतिहास और आधुनिक भारत का इतिहास। ठीक उसी तरह हम राजस्थान के इतिहास को भी तीन भागों में बांटते हैं। कौन कौन से? पहला हो गया प्राचीन राजस्थान का इतिहास। प्राचीन राजस्थान का इतिहास। दूसरा हो गया अपना मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। और तीसरा हो गया अपना आधुनिक राजस्थान का इतिहास। कौन सा हो गया साथियों? आधुनिक राजस्थान का इतिहास। आधुनिक राजस्थान का इतिहास। तो देखो, हमने राजस्थान के इतिहास को तीन भागों में बांटा है। कौन कौन सा हो गया? पहला हो गया प्राचीन राजस्थान का इतिहास, मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास और आधुनिक राजस्थान का इतिहास। हम पढ़ेंगे मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास। कौन सा? मध्यकालीन राजस्थान का इतिहास, जो कि परीक्षा की दृष्टि से सबसे इंपॉर्टेंट है। तो देखिए साथियों, ये हमारे राजस्थान का मानचित्र। राजस्थान के मानचित्र में देखो, ये राजस्थान का पुराना नाम क्या है? राजपूताना। देखो साथियों, राजस्थान का जो पुराना नाम था वो था राजपूताना। और ये जो है राजस्थान का मानचित्र, उसमें रियासतें दिखाई गई है। तो रियासतें थी प्राचीन, देखो सबसे पहले है मारवाड़ रियासत, जो थी जोधपुर, जिसको हम जोधपुर बोलते हैं। मारवाड़ हो गई, जो क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी। उसके बाद में होगी आमेर रियासत, जो जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ी रियासत थी। उसके बाद में होगी मेवाड़ रियासत, वो है सबसे प्राचीन रियासत थी राजस्थान की। और एक थी शाहपुरा भीलवाड़ा, जो जनसंख्या और क्षेत्रफल में सबसे छोटी रियासत थी। ठीक है साथियों, इसके बाद में पढ़ेंगे हम जो इतिहास शब्द है। ये जो इतिहास शब्द की जानकारी, कि इतिहास शब्द कौन सी भाषा का है, इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है। तो देखो साथियों, जो इतिहास शब्द है, ये जो इतिहास शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है। कौन सी भाषा का शब्द है? ये जो इतिहास शब्द है, ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये ग्रीक भाषा का शब्द है। ये जो इतिहास शब्द है ग्रीक भाषा का शब्द है, जिसका अर्थ होता है, ये ग्रीक भाषा का अर्थ शब्द है। ग्रीक भाषा के कौन से शब्द से बना है? स्त्री शब्द से। ये जो इतिहास शब्द है ग्रीक भाषा के हिस्ट्री शब्द से बना है। कौन से शब्द से बना है? स्त्री शब्द से बना है। और इस स्त्री शब्द का मतलब क्या होता है? शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। तो देखो साथियों, ये जो इतिहास शब्द है, ये इतिहास शब्द ग्रीक भाषा का शब्द है और ग्रीक भाषा के स्त्री शब्द से बना है। और स्त्री शब्द का अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना। क्या होता है? जोड़ना। देखो साथियों, एक हमारी सीरीज चल रही है प्रेम सर के द्वारा पढ़ाई, उसके प्रदीप सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर। वो भी आप ज्वाइन कर सकते हो। उसमें राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर के लगभग 6 से 7 टॉपिक हो गए हैं और वो प्रदीप सर के द्वारा अच्छे से कराई जा रही है। इस सीरीज में हम पढ़ेंगे राजस्थान का इतिहास। क्या पढ़ेंगे हम? राजस्थान का इतिहास। और राजस्थान का जो इतिहास है, हम बेसिक से पढ़ने जा रहे हैं। तो सबसे पहले राजस्थान की जो इतिहास शब्द की जो उत्पत्ति है, क्या है? इतिहास शब्द की उत्पत्ति है, वो हमने पढ़ ली कि ग्रीक भाषा के स्त्री शब्द से उत्पन्न हुआ है और इसका शाब्दिक अर्थ क्या होता है? जोड़ना। अब हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास में भी हम सबसे जो पहला टॉपिक पढ़ेंगे वह राजस्थान के प्रमुख राजवंश। क्या पढ़ेंगे? राजस्थान के प्रमुख राजवंश। जो राजस्थान के परीक्षा की दृष्टि से प्रमुख राजवंश है, उनको सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो देखो साथियों, कौन कौन से राजवंश है सबसे प्रमुख? गुहिल राजवंश, गुहिल और सिसोदिया राजवंश। ये गुहिल और सिसोदिया जो राजवंश है वह मेवाड़ के राजवंश। किसके राजवंश है? मेवाड़ के। मेवाड़ है, मेवाड़ किसको बोलते हैं? देखो साथियों, मेवाड़ बोलते हैं उदयपुर। मेवाड़ बोला जाता है उदयपुर,
चित्तौड़, उदयपुर, चित्तौड़, राजसमंद, भीलवाड़ा, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। कौन सा? प्रतापगढ़ अपना। तो मेवाड़ के अंदर ये जो है 5 जिले है ये शामिल है, उदयपुर, चित्तौड़गढ़, राजसमंद, भीलवाड़ा और प्रतापगढ़। उसके बाद में है राठौड़ वंश। राठौड़ वंश, राठौड़ों की सबसे जो प्रमुख ब्रांच थी, वो जो शाखा थी, वो थी जोधपुर के राठौड़। कहां के थे? जोधपुर के राठौड़। और जोधपुर के राठौड़ों के बाद में ही बीकानेर के, नागौर के और किशनगढ़ के, ये जोधपुर से गए हुए हैं सारे। बीकानेर के राठौड़ वंश, नागौर के और किशनगढ़ अजमेर के, किशनगढ़ अजमेर। ठीक है साथियों। उसके बाद भी हम पढ़ेंगे चौहान राजवंश। कौन सा राजवंश? चौहान राजवंश। यह है अजमेर, रणथंभौर, नाडोल, पाली और जालोर। फिर उसके बाद में पढ़ेंगे हम कच्छावा राजवंश। ये कच्छावा है आमेर, जयपुर के। उसके बाद में पढ़ेंगे हम परमार राजवंश। परमार कहाँ का है? परमार आबू सिरोही। किसका है? आबू सिरोही। उसके बाद में प्रतिहार, प्रतिहार बीनमाल, जालोर, यादव, करौली, जाट, भरतपुर, धौलपुर और बाटी, जैसलमेर, हनुमानगढ़। तो हमने क्या पढ़ा साथियों? मुगल जो ये जो प्रमुख राजवंश है, इनके बारे में हम राजस्थान के इतिहास में पढ़ेंगे। ये सबसे पहले हमारा मुख्य टॉपिक रहेगा। ये हमारे प्रमुख 9 राजवंश है। अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं राजस्थान के इतिहास में। सबसे जो पहले व्यक्ति थे, पहले जो विदेशी इतिहासकार थे, वो थे जॉर्ज थॉमस। कौन से थे? जॉर्ज थॉमस। ये जो जॉर्ज थॉमस थे, इनका जन्म 1756 ईस्वी में हुआ। कब हुआ? 1756 में। कहां पे हुआ? कहां पे हुआ सर? आयरलैंड में। आयरलैंड में जॉर्ज थॉमस का जन्म कहां पे हुआ था? आयरलैंड में हुआ था। आयरलैंड में। कब हुआ था? 1756 में हुआ था। ठीक है। जॉर्ज थॉमस जो थे, इन्होंने, देखो जॉर्ज थॉमस क्यों महत्वपूर्ण है ना? जॉर्ज थॉमस राजस्थान इतिहास के लिए क्यों महत्वपूर्ण है? क्यों हम जॉर्ज थॉमस को पढ़ते हैं? तो जॉर्ज थॉमस को हम इसलिए पढ़ते हैं, देखो ये जो फोटो है, ये किसकी है? जॉर्ज थॉमस की। इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान का प्राचीन नाम था राजपूताना। राजस्थान का प्राचीन नाम क्या था? राजपूताना। तो आपको पूछ ले कि राजस्थान का प्राचीन नाम था वो राजपूताना, सबसे पहले किसने दिया? तो किसने दिया? सन 1800 में। सन 1800 में जॉर्ज थॉमस ने राजस्थान को राजपूताना नाम दिया कि यहाँ पे राजपूत राजाओं का शासन है, इसलिए राजस्थान को राजपूताना कहा जाना चाहिए, कहा जाना चाहिए। तो सबसे पहले राजस्थान का नाम राजपूताना कहाँ पे मिलता है? जॉर्ज थॉमस ने दिया था। लेकिन इन्होंने मुंह से बोला था कि राजस्थान का नाम जो राजपूताना होना चाहिए। सबसे पहले जो लिखित रूप में राजपूताना नाम मिलता है, जो लिखित रूप में राजपूताना नाम मिलता है, लिखित रूप में वो जो मिलता है, वो विलियम फ्रैंकलिन की जो पुस्तक है, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। कौन सी पुस्तक है? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। उसका हिंदी अनुवाद है जॉर्ज थॉमस के सैन्य संस्मरण। क्या है? जॉर्ज थॉमस के सैन्य संस्मरण। इसमें विलियम फ्रैंकलिन ने सन 1805 में, इस पुस्तक में विलियम फ्रैंकलिन ने सन 1805 में सबसे पहले लिखित रूप में, किसमें? लिखित रूप में, सबसे पहले लिखित रूप में राजस्थान का राजपूताना नाम, राजस्थान का जो प्राचीन नाम था राजपूताना, राजपूताना नाम लिखा, राजपूताना नाम लिखा। तो साथियों देखो, राजस्थान का जो राजपूताना नाम था वो सर्वप्रथम दिया किसने? आपको पूछ ले तो वो थे जॉर्ज थॉमस। लेकिन लिखित रूप में सबसे पहले किसने प्रयोग किया? विलियम फ्रैंकलिन ने। विलियम फ्रैंकलिन ने लिखा था। विलियम, यहां पे लिख देता हूं मैं, विलियम फ्रैंकलिन। तो देखो साथियों, लिखित रूप में जो राजपूताना नाम था वो सबसे पहले लिखा था विलियम फ्रैंकलिन ने। ठीक है। और 1805 में लिखा था। कौन सी पुस्तक थी? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसके बाद में हम आगे पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टोड को। देखो साथियों, जो कर्नल जेम्स टोड है हमारे राजस्थान इतिहास के लिए सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं, सबसे महत्वपूर्ण इतिहासकार रहे हैं, क्योंकि कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान के इतिहास को प्रसिद्धि दिलाई, राजस्थान के इतिहास को एक अलग पहचान दिलाई। इसलिए हम कर्नल जेम्स टोड को राजस्थान के इतिहास का जनक भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? राजस्थान के इतिहास का जनक। तो देखो साथियों, जो कर्नल जेम्स टोड है, इनके बारे में हम सबसे पहले
पढ़ेंगे कि इनका जन्म कहाँ पे हुआ, इनके बारे में जो मुख्य मुख्य महत्वपूर्ण सन जो दिए हुए हैं वो पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं जो कर्नल जेम्स टोड थे, इनका जन्म कहाँ पे हुआ था। इनका जन्म हुआ था स्कॉटलैंड में। इनका जन्म हुआ साथियों स्कॉटलैंड, और ये स्कॉटलैंड कहाँ पड़ता है, इंग्लैंड के अंदर। ये स्कॉटलैंड पड़ता है इंग्लैंड के अंदर, ठीक है साथियों। उसके बाद में हम पढ़ेंगे कि कर्नल जेम्स टोड जो थे वो भारत कब आए। कर्नल जेम्स टोड भारत कब आए, तो देखो सन 1798-99 में कर्नल जेम्स टोड जो थे वो सबसे पहले भारत आए। और भारत में भी कहां पे आए, बंगाल में। तो कर्नल जेम्स टोड, मैं शॉर्ट कर लिख रहा हूं, जेम्स टोड भारत आए, भारत आए। और भारत में भी कहां है, बंगाल में। भारत में भी कहां है, बंगाल में, ठीक है साथियों। उसके बाद में हम पढ़ेंगे 1798-99 हो गया। उसके बाद में पढ़ेंगे 1806। अब 1806 क्या है, 1806 में कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम राजस्थान आए। कहां पे आए, सन 1806। ये इंपोर्टेंट है, देखो स्टार लगा रहा हूं, आप भी लगा लेना। सन 1806 में जो कर्नल टोड थे, या कर्नल जेम्स टोड थे, जो कर्नल टोड थे वो सर्वप्रथम राजस्थान आए। सर्वप्रथम राजस्थान आए, कहाँ है, राजस्थान। और राजस्थान में भी कहाँ है दोस्तों, राजस्थान में मांडल, एक राजस्थान में जगह पड़ती है भीलवाड़ा डिस्ट्रिक्ट के अंदर मांडल, ये है मांडल भीलवाड़ा में, मांडल भीलवाड़ा में है। तो कर्नल जेम्स टोड राजस्थान कहाँ पे आए थे, सबसे पहले मांडल भीलवाड़ा में। कब आए थे, 1806 में। उसके बाद में देखो सन 1813, सन 1813 में क्या हुआ था, 1813 में जो कर्नल जेम्स टोड थे, इनका नाम, पूरा नाम कर्नल जेम्स टोड पहले नहीं था, इनका नाम सिर्फ था पहले जेम्स टोड। क्या नाम था, इनका प्राचीन नाम था, पहले नाम था जेम्स टोड। लेकिन सन 1813 में, सन 1813 में क्या हुआ, सन 1813 में इनको कर्नल की उपाधि दी गई। इनको कर्नल की उपाधि से नवाजा गया। तो कर्नल की उपाधि दी जाने के बाद में इनका नाम क्या हो गया, कर्नल जेम्स टोड। अब देखो साथियों अगली सन हम पढ़ेंगे सन 1817 और 18। ये जो सन है, सन 1817 और 18, इसमें क्या हुआ था, ये जो सन 1817-18 है, इसमें कर्नल जेम्स टोड को जो राजस्थान के पश्चिमी राज्य थे, जो राजस्थान के पश्चिमी राज्य थे, उनको पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। राजस्थान के जो पश्चिमी राज्य थे उनका पॉलिटिकल एजेंट बोले तो पीए, शॉर्ट में लिख रहा हूं, पी और ए, पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। कब किया गया, सन 1817 और 18 में। अगला हम पढ़ेंगे सन 1822। सन 1822 में क्या हुआ था, सन 1822 में कर्नल जेम्स टोड का स्वास्थ्य खराब हो गया, जिसके कारण ये वापस इंग्लैंड चले गए। ये इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है। और सन 1835 में कर्नल जेम्स टोड का देहांत हो गया। सन 1835 में कर्नल जेम्स टोड का देहांत हो गया, निधन हो गया, 1835 में निधन। तो देखो साथियों ये थे कर्नल जेम्स टोड के बारे में मुख्य सन। कौन सी, सन 1782 में जन्म हुआ था, 98-99 में कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम भारत आए। भारत में भी कहाँ आए, बंगाल में आए। उसके बाद में 1806 में कर्नल जेम्स टोड सर्वप्रथम राजस्थान आए, राजस्थान में भी मांडल में आए। उसके बाद में 1813 में कर्नल जेम्स टोड 1813 में कर्नल जेम्स टोड को कर्नल की उपाधि दी गई। किसकी उपाधि, कर्नल की उपाधि दी गई। और 1718 में राजस्थान का पश्चिम राज्यों का पॉलिटिकल एजेंट नियुक्त किया गया। 1822 में ये वापस चले गए, 1835 में इनका निधन हो गया। तो ये थी कर्नल जेम्स टोड की जो महत्वपूर्ण सन थी साथियों, उसके बारे में हमने चर्चा की। आगे हम पढ़ेंगे कर्नल जेम्स टोड के बारे में इनका उपनाम देखो साथियों, मैंने आपको बता दिया कि इनको राजस्थान का जनक कहते थे। क्यों कहते थे, क्योंकि इन्होंने जो राजस्थान का जो इतिहास था इसको प्रसिद्धि दिलाई थे। क्या दिलाई थी, प्रसिद्धि दिलाई थे। देखो साथियों कर्नल जेम्स टोड थे, इनकी एक राजस्थान के इतिहास में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका थी, इसलिए इनको राजस्थान इतिहास का जनक भी बोलते हैं। राजस्थान इतिहास का, इनको राजस्थान इतिहास का, राजस्थान के
इतिहास का जनक। तो राजस्थान के इतिहास का जनक किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। इनका दूसरा नाम क्या है? इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाना जाता है, घोड़े वाले बाबा। तो आपको पूछ लें कि इतिहास में घोड़े वाले बाबा के नाम से मशहूर कौन है, या इतिहास में घोड़े वाले बाबा के नाम से कौन जाने गए? ये थे कर्नल जेम्स टोड, जिसको घोड़े वाले बाबा के नाम से जाने गए। अब देखो, ये जो कर्नल जेम्स टोड है, इनकी जो पुस्तकें हैं, कर्नल जेम्स टोड है, इनकी जो पुस्तकें हैं कौन कौन सी? द एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। कौन सी? द एनास एंड एंटिक्विटीज ऑफ राजस्थान। और दूसरी है द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। कौन सी? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूत स्टेट ऑफ इंडिया। ये जो दो पुस्तकें हैं, ये कर्नल जेम्स टोड की है। और इन पुस्तकों को कर्नल जेम्स टोड ने अपने गुरु, कर्नल जेम्स टोड के गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञानचंद्र। गुरु का नाम क्या था? देखो दोस्तों, लिख लो यहाँ पे, गुरु का नाम था यति ज्ञानचंद्र। यति ज्ञानचंद्र गुरु का नाम था। तो गुरु का नाम क्या था? यति ज्ञानचंद्र। कर्नल जेम्स टोड ने अपनी दोनों पुस्तकें यति ज्ञानचंद्र को समर्पित की। अब देखो, कर्नल जेम्स टोड के बारे में महत्वपूर्ण बात क्या है? कर्नल जेम्स टोड के बारे में महत्वपूर्ण बात यह है कि कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम राजस्थान नाम दिया। कौन सा नाम दिया? राजस्थान नाम दिया। कर्नल जेम्स टोड ने सर्वप्रथम सन 1829 में, कौन सी सन थी? सन 1829 की सन थी, जिसमें कर्नल जेम्स टोड ने राजस्थान का वर्तमान जो नाम था राजस्थान, तो राजस्थान नाम सर्वप्रथम किसने दिया था? कर्नल जेम्स टोड ने, सन 1829 में। ठीक है साथियों, इसके बाद में हमें पढ़ेंगे कि जो कर्नल जेम्स टोड की जीवनी थी, कर्नल जेम्स टोड की जीवनी लिखी गई थी, वो जीवनी किसने लिखी? कर्नल जेम्स टोड की जीवनी। देखो साथियों, कर्नल जेम्स टोड की जीवनी लिखी गई थी विलियम क्रुक के द्वारा। किसके द्वारा? विलियम क्रुक के द्वारा। देखो साथियों, राजस्थान के कोई भी आप कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करो, उसके लिए राजस्थान का जो जीके है, और उसमें भी जो राजस्थान का इतिहास है, वो एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। और उसमें सबसे जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो राजस्थान के, मध्यकालीन राजस्थान के राजवंश जो थे जितने भी, वहां पे पक्का एग्जाम में क्वेश्चन आता है, वहां से पक्का एग्जाम में क्वेश्चन छपता है। चाहे कोई से राजवंश के बारे में पूछे, एग्जामिनर क्वेश्चन पूछेगा। ठीक है, तो हम सबसे पहले राजवंश ही पढ़ेंगे। तो हमने क्या पढ़ लिया? राजस्थान नाम दिया, विलियम क्रुक ने जीवनी लिखी, यति ज्ञानचंद्र के बारे में पढ़ा था। ठीक है, रायथन नाम था, ये भी इनकी, इसके बारे में चर्चा भी कर्नल जेम्स टोड ने की थी, लेकिन ये इंपोर्टेंट नहीं है। ये इंपोर्टेंट है कि सबसे पहले राजस्थान नाम किसने दिया? कर्नल जेम्स टोड ने 1829 में। और इनकी जीवनी किसने लिखी थी? विलियम क्रुक ने। इनको घोड़े वाले बाबा के नाम से भी जाना जाता है, राजस्थान इतिहास के जनक भी है। अगला हम पढ़ेंगे, ये जो है राजस्थान के 19 रियासतें दिखा रखी है आपको, यहाँ पे 3 ठिकाने दिखा रखे और एक केंद्र शासित प्रदेश दिखा रखे। देखो साथियों, स्वतंत्रता के समय राजस्थान में स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? स्वतंत्रता नोट करके लिख लेना कि जो स्वतंत्रता के समय है भारत में कितनी रियासतें थी? 562। सीधा सीधा एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है यहाँ से कि स्वतंत्रता के समय भारत में कितनी रियासतें थी? 562। और राजस्थान में स्वतंत्रता के समय कितनी रियासतें थी? 19 रियासतें। ठीक है दोस्तों, तो राजस्थान में 19 रियासतें थी, राजस्थान में 3 ठिकाने थे और एक केंद्र शासित प्रदेश था। इसके बारे में, इस टॉपिक के बारे में हम डिटेल से पढ़ेंगे राजस्थान के एकीकरण में। राजस्थान के एकीकरण में हम राजस्थान की प्रमुख 19 रियासतें पढ़ेंगे। 19 रियासतों में 2 राजपूत रियासतें, 2 जाट रियासतें थी, एक टोंक जो मुस्लिम रियासतें थी, बाकी जो थी राजपूत रियासतें थी। इनके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। 3 ठिकाने थे, लावा, निमराना और कुशलगढ़। ठीक है दोस्तों, आगे हम पढ़ेंगे राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। ये हमारा आज का मुख्य टॉपिक रहने वाला है, राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में बताना है। ये जो राजपूतों की उत्पत्ति है, यहाँ से पहले भी क्वेश्चन आए हुए हैं, यहाँ से पहले भी एग्जाम में 1-2 क्वेश्चन पूछे गए हैं और आगे भी आने के संभावना है। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में। तो हम देखो, सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है। देखो, हमारे कुछ
देश के इतिहासकार, देशी इतिहासकार भी हुए, विदेशी इतिहासकारों का अहम रोल है राजस्थान के इतिहास में। तो देखो विदेशी इतिहासकार अलग अलग मत देते हैं, विदेशी इतिहासकार अपने हिसाब से मत दिया उन्होंने, जो देशी इतिहासकार थे उन्होंने अपने हिसाब से मत दिया है। तो हम दोनों को यहाँ पे पढ़ेंगे। सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं अपने देशी इतिहासकार को, कौन से थे, जिन्होंने आर्य से उत्पत्ति बताई है। तो आर्य से उत्पत्ति किसने बताई थी, तो हमारे इतिहास के जो इतिहासकार हुए हैं प्रसिद्ध पंडित गौरी शंकर हीराचंद ओझा। कौन हुए हैं, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। मैं लिख देता हूं यहाँ पे, गौरी शंकर हीराचंद ओझा। ये जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा थे, ये क्या बोल रहे हैं कि इनकी जो राजपूतों की जो उत्पत्ति थी ये आर्यों से हुई है। गौरीचंद हीराचंद ओझा, ये गौरी शंकर हीराचंद ओझा क्या बोल रहे हैं कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वह आर्यों से हुई है, और आर्यों से उत्पत्ति होने के कारण ही राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों से हुई है, और आर्यों से उत्पत्ति होने के कारण ही इनको क्षत्रिय कहा जाने लगा। क्या क्या जाने लगा, क्षत्रिय। तो अब आपको पूछ दे कि राजपूतों को क्षत्रिय क्यों कहा जाता है, क्यों कहा जाता है, क्योंकि ये जो गौरी शंकर हीराचंद ओझा ये बोल रहे हैं कि राजपूतों की उत्पत्ति आर्यों से हुई है और इसी कारण राजपूतों को क्षत्रिय कहा जाने लगा। उसके बाद हम पढ़ेंगे हम सूर्यवंशी। अब देखो एक इतिहासकार है नयनचंद्र सूरी और एक है जयनायक भट्ट। ये दो इतिहासकार है, इनका कहना है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है, जो राजपूत है वह सूर्यवंशी है। राजपूत क्या है, सूर्यवंशी। देखो नयनचंद्र सूरी, नयनचंद्र सूरी, देखो साथियों नयनचंद्र सूरी और जयनायक भट्ट, जयनायक भट्ट, ये जो दो इतिहासकार थे हमारे, ये क्या बोल रहे हैं, ये जो दो इतिहासकार थे ये बोल रहे हैं कि जो राजपूतों की जो उत्पत्ति है वह राजपूत जो है वह सूर्यवंशी है। उसके बाद में ब्राह्मणों व गुजरों से, ये इंपॉर्टेंट है, देखो ये इंपॉर्टेंट लगा लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है ब्राह्मणों व गुजरों से। अब ब्राह्मणों व गुजरों से किसने उत्पत्ति बताई है, तो एक ब्राह्मणों के इतिहासकार थे गोपीनाथ शर्मा और एक थे D.R. भंडारकर। इनका मानना है कि राजपूतों की उत्पत्ति ब्राह्मण और गुजरों से हुई है। किनसे हुई है, ब्राह्मण और गुजरों से। कौन से थे, गोपीनाथ शर्मा, गोपीनाथ शर्मा, एक तो इतिहासकार थे गोपीनाथ शर्मा और दूसरे थे D.R. भंडारकर, D.R. भंडारकर। ये जो बोल रहे हैं इनका मानना है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वह ब्राह्मण और गुजरों से हुई है। अब देखो विदेशी मत, ये हमारे देशी मत हो गए, हमारे देशी इतिहासकार थे गौरी शंकर हीराचंद ओझा, नयनचंद्र सूरी, जयनायक भट्ट, गोपीनाथ शर्मा और D.R. भंडारकर। अब विदेशी इतिहासकार, तो देखो विदेशी इतिहासकार कौन से थे, विदेशी इतिहासकार का नाम लेते ही सबसे पहले नाम किसका आएगा, अभी मैंने बताया था कर्नल जेम्स टोड का। तो कर्नल जेम्स टोड क्या बोल रहे हैं, देखो हमारे जो इतिहास के जनक है कर्नल जेम्स टोड, जो कर्नल टोड क्या बोल रहे हैं, कर्नल टोड ये बोल रहे हैं कि जो राजपूत है, जो राजपूत है वो विदेशी जाति शक और सीथियन की संतानी है। विदेशी जाति शक, एक जाति थी शक और दूसरी जाति थी सीथियन, सीथियन। इनका मानना है कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी जाति शक और सीथियन से हुई है, क्योंकि भारत में समय समय पर विदेशी जातियां भारत आती गई विदेशों से। कौन सी, शक, सीथियन, हूण, कुषाण आदि जातियां भारत आती गई। इनसे कर्नल जेम्स टोड ने राजपूतों की उत्पत्ति मानी है, और इसका समर्थन जो किया है जो इतिहासकार है कर्नल जेम्स टोड, इनका समर्थन जो हमारे दो देशी इतिहासकार है, जो हमारे जो इतिहासकार है, जो इतिहास के सबसे प्रसिद्ध इतिहासकार है, प्रसिद्ध इतिहासकारों की श्रेणी में आते हैं, वह पहला है मुहणोत नैनसी। मुहणोत नैनसी इनका समर्थन करते हैं कि जो आप ये बात बोल रहे हो कि राजपूतों की जो उत्पत्ति है वो शक और सीथियन से हुई है विदेशी जातियों से, इनका हम समर्थन करते हैं। और दूसरा है सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण है ना कि मिश्रण। ये बूंदी के कवि हुआ करते थे सूर्यमल मिश्रण। ये भी कर्नल जेम्स टोड के इस मत का समर्थन करते हैं कि जो आप बोल रहे हो इसके बात से हम एग्री करते हैं, हम आपका समर्थन करते हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे विदेशी इतिहासकार थे V.A. स्मिथ। V.A. स्मिथ क्या बोल रहे हैं, V.A. स्मिथ ये बात बोल रहे हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी जाति हूण से हुई है। राजपूत विदेशी जाति हूणों की संतान है। किसकी संतान बताया है, हूण, इनको हूणों की संतान बताया है।
विदेशी जाति थी, एक हूणों की संतान बताया कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो विदेशी जाति हूण से हुई है। ये कौन बात बोल रहे हैं? वीए स्मिथ। अगले हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम क्या बोल रहे हैं? देखो, अलेक्जेंडर कनिंघम बोल रहे हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है वो भी विदेशी जाति कुषाण से हुई है। ये अपने अपने हिसाब से देखो मत दे रहे हैं यहाँ पे। ये बोल रहे हैं कि जो राजपूतों की उत्पत्ति है जो विदेशी जाति कुषाण है, कुषाण ये विदेशी जाति हुआ करती थी, इससे उनकी उत्पत्ति हुई है। ये बोल रहे हैं ये अलेक्जेंडर कनिंघम। उसके बाद में देखो ये जो अग्निकुंड सिद्धांत है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। ये जो अग्निकुंड सिद्धांत है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। अग्निकुंड सिद्धांत क्या कहता है? अग्निकुंड सिद्धांत ये बोल रहा है कि पृथ्वीराज रासो एक ग्रंथ था, चंद्रप्रदाय का फेमस ग्रंथ है, इंपॉर्टेंट भी है। चंद्रप्रदाय का ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो। कौन सा था? पृथ्वीराज रासो ग्रंथ। पृथ्वीराज रासो के अनुसार ये किसका ग्रंथ था? चंद्रप्रदाय का, चंद्रप्रदाय। तो चंद्रप्रदाय के ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के अनुसार जो वशिष्ठ मुनि हुआ करते थे, वशिष्ठ मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, क्योंकि मलेच्छों का वशिष्ठ मुनि पर मलेच्छों का आक्रमण हो रहा था। वशिष्ठ मुनि पे मलेच्छों का आक्रमण हो रहा था। इनसे बचने के लिए आक्रमण किसका हो रहा था? मलेच्छों का। आक्रमण किसका हो रहा था? मलेच्छों का। अब आप बोलोगे कि मलेच्छ किसको बोलते हैं? मलेच्छ क्या होते हैं? तो मलेच्छ बोलते हैं जो हमारे हिंदू देवी देवताओं की मूर्तियां हमारी किताबें फाड़ दिया करते थे, ठीक है, हमारे यज्ञ में भंग डालते थे, जो हमारे मंदिरों को तहस नहस करते थे, उनको हमने मलेच्छ कहा दिया, मलेच्छ करार दिया, उनको मलेच्छ कहा जाता था। तो मलेच्छ जब विशिष्ट मुनि के यज्ञ को भंग कर रहे थे तब विशिष्ट मुनि ने अपने यज्ञ से 4 जातियां उत्पन्न की, 4 जातियां उत्पन्न की। अब कौन कौन सी वो 4 जातियां? देखो यहाँ पे लिखेंगे हम। वो 4 जातियां कौन कौन सी है? पहले देखो, पहले जाति है परमार, पहले जाति है परमार, दूसरी प्रतिहार, दूसरी प्रतिहार, तीसरी है चालुक्य। तीसरी कौन सी जाति थी? चालुक्य, जिसको सोलंकी भी बोला जाता था, जिनको सोलंकी भी बोला जाता है। और चौथी जो जाति थी वह चाहमान, चौथी जो जाति थी वह चाहमान या चौहान। तो देखो साथियों, इसके चंद्रप्रदाय के पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, इसके जो अग्निकुंड सिद्धांत है, इसके अनुसार कहा जाता है कि जो विशिष्ट मुनि ने आबू पर्वत पर यज्ञ किया था, उसने 4 लड़ाकू जातियां बोल दो या 4 क्षत्रिय जातियां बोल दो, 4 लड़ाकू जाति बोल दो या 4 क्षत्रिय जाति बोल दो, जिनका काम होता था रक्षा करना, जिनका काम होता था रक्षा करना। इन 4 लड़ाकू जातियों, 4 क्षत्रिय जातियों की उत्पत्ति हुई। यह किसके हुई थी? अग्निकुंड के सिद्धांत के अनुसार माना जाता है ऐसा। अगला हम पढ़ेंगे सीवी वेद। अगला हम कौन सा पढ़ेंगे? सीवी वेद। ठीक है, आपने लिख लिया होगा, मैं यहां से साफ कर देता हूं। देखो अगला जो था सीवी वेद। अब ये सीवी वेद क्या बोल रहे हैं? सीवी वेद बोल रहे हैं कि जो राजपूत जो थे वो वैदिक आर्यों के संतान थे। सीवी वेद का अलग अपना ही कहना है। सीवी वेद बोल रहे कि जो राजपूत थे वो वैदिक आर्यों के संतान है। किसके संतान है? वैदिक आर्यों के संतान है। तो आपको पूछ लें कि राजपूतों को वैदिक आर्यों के संतान किसने बताया है? तो सीवी वेद्य ने। तो सीवी वेद्य क्या बोल रहे हैं कि राजपूत है वैदिक आर्यों की संतान है, वैदिक आर्यों की संतान है। तो सीवी वेद बोल रहे हैं कि राजपूत वैदिक आर्यों की संतान है, संतान है। उसके बाद में देखो, उसके बाद में डीपी चट्टोपाध्याय। ये जो डीपी चट्टोपाध्याय थे, इनका पूरा नाम था देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय क्या बोल रहे हैं? इन्होंने बोला कि जो मत थे वो तो सबने बता दिए, जो मत दे उन्होंने सबने बता दिया। तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय जो बोल रहे हैं, इन्होंने मिश्रित अवधारणा पेश की। तो राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मिश्रित अवधारणा किसने पेश की? देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो आप लिखो यहाँ पे कि मिश्रित अवधारणा पेश की। कौन सी अवधारणा? मिश्रित अवधारणा। क्वेश्चन पूछ लिया एग्जाम में कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में मिश्रित अवधारणा किसने पेश की? तो देवी प्रसाद चट्टोपाध्याय। तो देखो दोस्तों हमने पढ़ा राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में सिद्धांत, कि राजपूतों की उत्पत्ति के बारे में जो विदेशी इतिहासकार थे हमारे, उन्होंने क्या मत रखा, जो देशी इतिहासकार थे उन्होंने क्या मत रखा, किसने समर्थन किया, कौन से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकते हैं, आपको बता देता हूं एक बार और
कि ये जो क्वेश्चन है सूर्यवंशी कि सूर्यवंशी किसने बताया है, ये क्वेश्चन आ सकता है। उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड के विदेशी मत को भी थोड़ा ध्यान में रखना। और उसके बाद में सबसे महत्वपूर्ण है अग्निकुंड सिद्धांत। अग्निकुंड सिद्धांत, अग्निकुंड सिद्धांत किसका है, किसका है, चंद्रबरदाई के पृथ्वीराज रासो ग्रंथ से लिया हुआ है। किससे लिया हुआ है, यहाँ किससे जानकारी मिलती है अग्निकुंड सिद्धांत की। देखो एक बात थोड़ा सा और देख लो, अग्निकुंड सिद्धांत के बारे में जानकारी किससे मिलती है, हमारे पास क्या एविडेंस है। तो एविडेंस ये है, आपको कोई पूछे तो क्या आपके पास है अग्निकुंड सिद्धांत की क्या एविडेंस है, तो आप बता देना कि अग्निकुंड सिद्धांत के पास हमारे पास ये एविडेंस है कि जो चंद्रबरदाई का ग्रंथ था पृथ्वीराज रासो, जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ था उसमें ये लिखा हुआ है चंद्रबरदाई का कि एक वशिष्ठ मुनि हुआ करते थे जिन्होंने आबू पर्वत में यज्ञ किया था मलेचों के विरुद्ध में। जो मलेचो थे उनके उनके यज्ञ में उनके मंदिर तोड़ रहे थे, उनकी किताबें फाड़ रहे थे, उनके कार्य को तहस नहस कर रहे थे, उसके लिए उन्होंने यज्ञ किया था। उसमें 4 जातियां उत्पन्न हुई थी, परमार, प्रत्यार, चालुक्य और चाहमान। उनके लिए उन्होंने लड़ाकू जातियां, क्षत्रिय जातियां, 4 जातियों को जन्म दिया था। ये थी जो चंद्रबरदाई का पृथ्वीराज रासो के तहत अग्निकुंड सिद्धांत था। अब देखो पृथ्वीराज रासो का जो ग्रंथ है, ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है चंद्रबरदाई का, इससे जुड़ी हुई एक बात और है, इससे जुड़ी हुई बात देखो, आप देख लो, मैं यहाँ पे लिख देता हूं। ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, ये जो पृथ्वीराज रासो ग्रंथ है, ये क्या है, पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, इस ग्रंथ ने लिखा, इस ग्रंथ को लिखा था चंद्रबरदाई ने। पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है, पृथ्वीराज रासो, तो ये जो पृथ्वीराज रासो जो ग्रंथ है तो इसके लेखक कौन है, चंद्रबरदाई। कौन लेखक है, अभी मैंने बताया था चंद्रबरदाई। आपको पूछ ले ग्रंथ पृथ्वीराज रासो के लेखक कौन थे, चंद्रबरदाई। ये ग्रंथ किस पे लिखा गया है, पृथ्वीराज तीर्थ पर, पृथ्वीराज तीर्थ के दरबार में थे चंद्रबरदाई। इस ग्रंथ को पूर्ण किसने करवाया था, चंद्रबरदाई ने लिखाया था, लेकिन इसको पूर्ण नहीं करवा सके। पूर्ण करवाया था चंद्रबरदाई के दत्तक पुत्र ने जलहण। तो ये भी याद रखना कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ था, इसको पूर्ण किसने करवाया था, जलहण ने। एक चीज और याद रखना कि इस पृथ्वीराज रासो को प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, जो आज ये पृथ्वीराज रासो ग्रंथ जो इतना प्रसिद्ध है ना, तो इसको प्रसिद्धि किसने दिलाई थी, तो फिर से उनका ही नाम आएगा, किनका, कर्नल जेम्स टोड का, कर्नल जेम्स टोड का, जेम्स टोड का। फिर से उनका ही नाम आएगा कि पृथ्वीराज रासो ग्रंथ को प्रसिद्ध किसने किया, कर्नल जेम्स टोड ने। अगला हम पढ़ेंगे, अच्छा क्लास खत्म हो गई है, क्लास खत्म हो गई, तो ठीक है साथियों, आज हमने क्या पढ़ा, आज हमने राजस्थान के इतिहास की शुरुआत की। शुरुआत कहां से की, इतिहास शब्द किसका है, इतिहास शब्द कौन सी भाषा का है, शाब्दिक अर्थ क्या होता है। उसके बाद में हमने पढ़ा राजपूतों की, उसके बाद में कर्नल जेम्स टोड के बारे में पढ़ा, जॉर्ज थॉमस के बारे में पढ़ा, उनकी जो मुख्य जानकारी तो जो आपको बतानी चाहिए, उसका पता होना चाहिए। कर्नल जेम्स टोड के बारे में जो हमारे इतिहास के जनक है, उसके बारे में बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए, वो हमने आपको बताई। उसके बारे में जॉर्ज थॉमस के बारे में बताया। उसके बाद में हमने जो पढ़ी 19 रियासतें, 3 ठिकाने, एक केंद्र शासित प्रदेश, और उसके बाद में हमने मुख्य टॉपिक पढ़ा राजपूतों की उत्पत्ति के सिद्धांत। अब देखो दोस्तों, ये हमने नेक्स्ट क्लास है हमारी मेवाड़ का इतिहास। किसकी है, मेवाड़ का इतिहास। इस मेवाड़ के इतिहास से हम अपने राजस्थान के इतिहास की क्रमबद्ध जो क्लास है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। सबसे पहले हम मेवाड़ का इतिहास पढ़ेंगे, तो आप जरूर ज्वाइन होना। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और यूं ही हमारे साथ बने रहे। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।